हेलो गाइस, आज का टॉपिक है G20 एंड यूनाइटेड नेशन। तो बेसिकली G20 का समिट हुआ था इंडोनेशिया में, लास्ट समिट। तो उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था प्रीवियसली, बट इस बार UNSC का भी टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। बेसिकली क्या हुआ है कि G20 का प्रेसिडेंसी प्लस UNSC का प्रेसिडेंसी इंडिया को मिला इस बार इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो इसलिए ये टॉपिक न्यूज़ में है। तो देखते हैं कि G20 क्या होता है बेसिकली, और UNSC क्या होता है, और इसमें इंडिया का क्या मेजर रोल है। तो बेसिकली G20 का जो एक टर्म होता है शेरपा, सो वो ये सब मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है। तो बेसिकली इट इज़ अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ स्टेट ऑफ हेड ऑफ स्टेट और अ हेड ऑफ ए गवर्नमेंट, जो प्रिपेयर करता है इंटरनेशनल समिट को। सो ये जो समिट होने वाली है इंडिया में होने वाली है। अभी के टाइम पहली मीटिंग उदयपुर में चल रही है, बाकी और जगह पूरे साल ये मीटिंग होगी। एक मीटिंग कश्मीर में भी होगी, जिसको लेके पाकिस्तान बहुत बड़ा इशू क्रिएट करेगा, बट कोई मैटर नहीं पड़ता। तो ये मीटिंग होने वाली है एक साल तक, जब तक ये प्रेसिडेंसी ब्राज़ील को ना मिल जाए। इसमें एक और टर्म आता है ट्रोइका। ट्रोइका बेसिकली होता है घोड़ा गाड़ी विथ 3 हॉर्स। हम इंडिया में 2 हॉर्स के साथ देखते हैं, बट रशिया में ये 3 हॉर्स के साथ पाए जाते हैं। बट इन G20 बेसिकली ये 3 कंट्रीज़ होती हैं जो प्रीवियसली G20 का प्रेसिडेंसी होल्ड की थी। उसमें थी इंडोनेशिया, करंट में इंडिया है, और अपकमिंग ब्राज़ील। और G20 इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसका जो टोटल GDP है इंक्लूडिंग 20 कंट्रीज़, देखेंगे ये 20 कंट्रीज़ कौन कौन सी है। तो उसका टोटल GDP पूरे धरती का, मतलब पूरे अर्थ का 80% होता है, मोर देन 80%, नॉट 80%, मोर देन 80%। और पॉपुलेशन मोर देन 60% है। तो इस कारण से ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। और सेकेंडली ये इंडिया होस्ट कर रहा है पहली बार, तो ये और डबल इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया का क्या एजेंडा है वो देखेंगे। बेसिकली ये इंडिया का वेबसाइट है G20 का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मोटो दिया हुआ है वासुदेव कुटुंबकम, मतलब अर्थ इज़ वन, ये पूरी धरती ही हमारी है। ये बहुत ओल्ड मतलब सेइंग है कि मतलब वन अर्थ, जहाँ पे नो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवाइड, नो डिवीज़न ऑफ लैंड होता है उस टाइप का। और इसका थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो अभी हम लोग बहुत से क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो ये इस टर्म का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप देख ही रहे हो रशिया यूक्रेन वार हो रहा है, तो हो सकता है रशिया यूक्रेन हमसे दूर है, बट इसका इम्पैक्ट अभी भी हमें पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल प्राइसेस। ये है लोगो G20 का, जिसमें G20 है, 20 को अर्थ विथ लोटस दिखाया गया है। तो ये है, ये इंडिया का प्रेसिडेंसी का। और देखते हैं बेसिकली इसमें कंट्रीज़ कौन कौन सी। पहले तो G7 कंट्रीज़ आती है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, US, UK एंड जापान है। प्लस G8। आपको पता ही कि रशिया को G8 से क्यों बाहर किया गया था, क्रीमिया को लेकर। उसके बाद जो बची खुची 12 कंट्रीज़ है, उसमें से आती है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन 27 मेंबर स्टेट का ग्रुप है, तो उसको एज अ सिंगल कंट्री काउंट किया जा रहा है। इंडिया आती है, फिर उसमें इंडोनेशिया जो लास्ट टाइम समिट होल्ड किया था, फिर मैक्सिको, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड टर्की। तो ये सब कंट्री है जो G20 के अंदर आती है। और इसका टोटल GDP जो है 80% ऑफ द, मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड है। और अभी के टाइम जो इंडिया का प्रेसिडेंसी है, तो उसके टाइम इंडिया क्या एजेंडा है G20 का, तो वो देखते हैं। सो बेसिकली वो लोग बात करेंगे या डिस्कस करेंगे इशूज सच एज इशू पे डिस्कस करेंगे सच एज लिटरेसी, हेल्थ, वास्ट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन फॉलिंग बिलो द पॉवर्टी लाइन ड्यू टू कोविड पैंडमिक, या फिर इन्फ्लेशन पे बात करेंगे वॉर के कारण, फिर स्लो डाउन ऑफ ग्लोबल ग्रोथ। इसके 2 मेजर रीज़न है, एक तो रशिया यूक्रेन वॉर और दूसरा कोविड। तो ये इस पे भी डिस्कस होगा G20 के अंदर।
फिर बात किया जाएगा कि ना कि मतलब हमें अपने इमीडिएट क्राइसिस को देखना है, बल्कि फ्यूचर में जैसे ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उसको भी देखना पड़ेगा। तो हमें अपने SDG गोल्स को इम्प्लीमेंट करना होगा, उसको इग्नोर नहीं करना होगा जो हमने पेरिस एग्रीमेंट में साइन किया है, या फिर हमने अपना INSC दिया है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो इंडिया का आपको पता ही होगा 3 मेन कंट्रीब्यूशन है। पहला तो कार्बन रिडक्शन, फिर रिन्यूएबल एनर्जी, और तीसरा है कि एक स्टोर हाउस क्रिएट किया जाएगा कार्बन स्टोरेज के लिए। तो ये सब है। और बाद में है कि इंडिया, और एक और इम्पॉर्टेंट है कि हाँ, जैसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, क्लाइमेट एक्शन, वीमेन लेड डेवलपमेंट। तो ये सब चीज़ पे इंडिया अपनी प्रेसिडेंसी के अंडर जोर देगा। प्लस एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ग्लोबल साउथ एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ कहलाता है। तो वो G20 के अंदर मोस्टली नहीं आते हैं, बहुत एक गिने चुने आएंगे। जैसे आप देख लो, अर्जेंटीना हो गया, ब्राज़ील हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया। चाइना वैसे होना नहीं चाहिए बट है। इंडोनेशिया हो गया, मैक्सिको हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। तो ये सब कंट्री आते हैं डेवलपिंग में, बाकी सब डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो बहुत से कंट्री जैसे पाकिस्तान, साउथ एशिया में देख लो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये सब नहीं है इसमें। तो उसके लिए एक ये आवाज़ बनेगी। तो इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होगा इंडिया का इस ग्रुप में। और होस्ट इंडिया कर रहा है, तो इस पर ये इंडिया बोलेगा कि हमें बाकी कंट्रीज़ को भी देखना पड़ेगा, ना कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़ को। आगे देखते हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो बेसिकली UN सिक्योरिटी काउंसिल जो है एक मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, प्रिंसिपल मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है अंडर UN। बाकी जो 6 हैं वो है जनरल असेंबली, सेक्रेटरीट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रांसटिशिप काउंसिल एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये सब कभी न्यूज़ में आएगा तो डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम लोग इस पर फोकस करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल, तो बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या होता है? इंश्योरिंग पीस, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और कोई भी नया कंट्री को UN में एंट्री देना है तो उसके लिए भी ये रिकमेंडेशन भेजता है, या फिर कोई भी चेंजेस लाना है UN चार्टर में, तो इसका अप्रूवल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। प्लस ये जो होता है, ये पीस कीपिंग ऑपरेशन में भी अपने मिशंस को भेजते हैं। प्लस इंटरनेशनल सैंक्शन किसी कंट्री के खिलाफ लगाना हो तो उसमें भी ये लोग डिसीजन लेते हैं, या फिर किसी के कंट्री के अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन लेना हो तो उस पर भी ये लोग काम करते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये लोग जो, अगर UNSC ने कोई बाइंडिंग मतलब कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया, सो वो बाइंडिंग हुआ किसी भी कंट्री पे, उसको कोई भी कंट्री मना नहीं कर सकता है। ऐसे तो बहुत रेयरली पास होता है, वो देखेंगे कैसे, बट अगर पास हो गया तो फिर वो बाइंडिंग होगा। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे नहीं नहीं मेरा मन हम नहीं करेंगे, तो वो नहीं हो सकता। तो आगे बढ़ते हैं। तो UNSC में बेसिकली 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं जो कभी बदलते नहीं हैं, और इनके पास वीटो पावर होता है। मतलब वो वीटो मतलब हो गया कि अगर आपने उस किसी भी रेजोल्यूशन के खिलाफ वोट कर दिया, सपोर्ट में नहीं, अगेंस्ट वोट किया, तो वो रेजोल्यूशन नल एंड वॉइड हो जाएगा। बट सबके पास एक एक वोट होता है, बट इनका वीटो होता है। अगर किसी भी रेजोल्यूशन पे लोगों ने वोट कर दिया तो वो हो सकता है मेजोरिटी में से पास हो भी जाता, बट वो वीटो होने से नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इसमें 5 मेंबर हैं परमानेंट। सो वो आते हैं एशिया पैसिफिक से आते हैं चाइना, वेस्टर्न यूरोप से एंड अदर से आते हैं फ्रांस, फिर ईस्टर्न यूरोप से आता है रसिया, फिर वेस्टर्न से UK, फिर वेस्टर्न से यूनाइटेड। तो ये सब खाली चाइना को छोड़ के सब यूरोपियन ही कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका का कोई नामो निशान नहीं है। तो वो है। तो अब बाकी जो 10 मेंबर्स हैं तो उनके 2 साल के टर्म होते हैं। तो आप देख सकते हो कि केनिया 2021 में इलेक्ट हुआ था,
फिर 2022 तक ही रहेगा। एक है इंडिया, अभी 2021 में हुआ था तो वो भी 22 तक ही रहेगा। फिर मैक्सिको, फिर आयरलैंड, फिर नॉर्वे, ये 21 में इलेक्ट हुए थे, इनके 2 टर्म खत्म हो जाएंगे 2022 में। फिर जो 2022 में इलेक्शन हुआ था उसमें गैबोन, घाना, यूएई, अल्बानिया, ब्राज़ील, ये लोग यूएनएससी में आए थे। तो ये जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं तो वो कौन कौन से रीजन से आते हैं वो भी देख लेते हैं। बेसिकली 3 मेंबर अफ्रीकन रीजन से आते हैं और 2 हो गया एशिया पैसिफिक, इसमें से एक ये परमानेंट में भी है। ईस्टर्न यूरोप से 3 परमानेंट में है, फिर भी एक आता है। और लैटिन अमेरिका से कोई भी परमानेंट मेंबर नहीं है, फिर भी 2 ही आते हैं। और वेस्टर्न यूरोप से आपको 2 मिलेंगे, बल्कि वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप से मिला के 4 टोटल परमानेंट मेंबर है। ये है रिप्रेजेंटेशन यूएनएससी में, जो बाइंडिंग डिसीजन देता है किसी भी कंट्री के खिलाफ। तो आगे देखते हैं प्रेसिडेंसी। इस बार प्रेसिडेंसी इंडिया का है, आप देख सकते हो दिसंबर में। ये होता बेसिकली है हर साल में, जैसे यहाँ दिया हुआ है, द प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल इज हेल्ड by each of the members in turn of 1 month following the English alphabet order of the member states name। तो हर मंथ के लिए प्रेसिडेंसी दूसरे कंट्री को दी जाती है बेस्ड ऑन देयर नेम। फिर जनरल इसका जो इलेक्शन होता है तो उसमें 193 मेंबर्स नॉन परमानेंट मेंबर्स का इलेक्शन होता है, परमानेंट हिलने वाले भी नहीं। तो उसमें 193 मेंबर्स वोट करते हैं और इन 10 कंट्री को अराउंड 128 वोट्स या ज़्यादा लाना होता है, दैट इज़ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। तो ये बता ही चुका हूँ, 2 साल का टर्म होता है इनका। अब देखते हैं एजेंडा क्या है इंडिया का इस मंथ के लिए। तो इंडिया का एजेंडा ये है कि वो लोग बात करेंगे ग्लोबल डेवलपमेंट में इन सीरिया, लीबिया, मिडिल ईस्ट, कोलंबिया, साउथ सुडान एंड कॉन्गो। फिर बात करेंगे इंटरनेशनल पीस मेंटेन करने के लिए, प्लस रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म। जैसे अभी पूरे बैठ गए हैं 5 मेंबर तो हिल नहीं रहे हैं, तो बाकी को चांस भी नहीं दे रहे हैं परमानेंट मेंबर बनने का। तो वो सब चेंजेस के लिए बात किया जाएगा कि इंडिया या फिर बाकी कंट्री जैसे जापान, जर्मनी, ब्राज़ील, इनको भी G4 कहा जाता है, जो इस परमानेंट मेंबर का सदस्यता चाहते हैं। तो उसमें आते हैं जर्मनी, इंडिया, ब्राज़ील और एक कंट्री था भूल गया। तो ये लोग भी चाहते हैं, तो ये सब चेंजेस लाने का भी बात किया जाएगा। प्लस फाइनली ग्लोबल काउंटर टेररिज्म अप्रोच, इस पर भी बात किया जाएगा। तो ये सब एजेंडा है इंडिया का यूएनएससी में। फिर आगे देखते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।